हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती कौन सी है। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हमने मेरिट पढ़ी थी, डिमेरिट पढ़ी थी एंड टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। मींस जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है, इनके मेरिट क्या होते हैं, डीमेरिट क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। जब कोई भी कंपनी अपनी इच्छा से अपनी कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, मींस शेयर्स में डिवाइड कर देती है, देन फर्दर उनको वो फिर पब्लिक के सामने रखते हैं कि कौन कौन हमारे शेयर्स को खरीदना चाहता है। दैट मीन जो पर्सन उस शेयर को खरीदेगा उस कंपनी के, वही वहां का मेंबर होगा। तो वो कौन सी कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। अगर हम बात करें कि ये अपनी इच्छा से बनाई जाती है या गवर्नमेंट इसको बनाते हैं, नहीं, पर्सन अपनी प्रॉफिट के लिए इसको अपनी इच्छा के साथ स्टार्ट करता है। जो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है, जब कोई भी पर्सन अपने प्रॉफिट के लिए अपनी कैपिटल को डिवाइड करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो मेरी इतनी बड़ी जो कैपिटल है, मेरे पास इतनी कैपिटल है, ये क्या पता कहीं कोई इन्वेस्ट हो पाए या ना हो पाए, तो क्या करता है वो अपने उस कैपिटल को कुछ पार्ट्स में, शेयर्स में डिवाइड कर देता है, फिर उन शेयर्स को पब्लिक के सामने वो रखता है कि आप मेरे शेयर्स को खरीद सकते हो, मेरी कंपनी के मेंबर बन सकते हो। ओके, सो joint stock company is a voluntary association of person for profit having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. अब ओनरशिप लेने के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशन होती है कि आपको कितनी अमाउंट पहले देनी होगी, आप कितने मैक्सिमम शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं इस कंपनी की मेंबरशिप लेने के लिए, जिनके अकॉर्डिंग ही फॉलो अप करते ही शेयर्स को खरीदा जाता है उस कंपनी के। और याद रखना कि जो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होते हैं, ये अंडर सेक्शन कंपनी एक्ट 1956 या अब जो नया कंपनी एक्ट बना है 2013 के अकॉर्डिंग ही इसको रजिस्टर या इसके जितने भी नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो अप होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स की। अगर बात की जाए जॉइंट स्टॉक कंपनी की, फर्स्ट वन इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कि जो ये कंपनी होती है ये एक इनकॉर्पोरेटेड होती है, और इसको जो इसका टेंडर होता है या इसका जो रजिस्ट्रेशन टेंडर होता है वो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 या 2013 कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता जॉइंट स्टॉक कंपनी का। ये आपको याद रखना है। नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। बिना रजिस्टर करवाए कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड नहीं कर सकती। ओके, ये इसकी फीचर होती है। ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है जो रजिस्टर्ड होती है। देन सेकंड वन इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। भाई इसने रजिस्ट्रेशन करवा ली और जो प्रॉपर्टी थी या कैपिटल थी वो एक पर्सन की थी जिसका खुद का नाम था, तो यहाँ पर जो उसने अपने शेयर्स में अपनी कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड किया था, फिर उसको पब्लिक के सामने रखा था, तो रजिस्टर होने के बाद उसको एक लीगल अथॉरिटी मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसका अलग से सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ओके, क्योंकि उसको किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, लॉ के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, और जितने भी उसका लीगल एंटिटी मींस इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं वो उससे अलग होते हैं, इसीलिए उनका खुद का भी एक एग्जिस्टेंस हो जाता है। और जो प्रॉपर्टी होती है, जो कैपिटल वगैरह होती है, वो ओन होती है, उनकी खुद की होती है। और जब वो एंट्री करते हैं, कोई भी पर्सन शेयर्स को खरीदता है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है, ठीक है, उसके नाम से ही एक फाइल तैयार की जाती है जहां से उसने शेयर खरीदे, तो उनके नाम से ही वो उनको अलॉट किए जाते हैं शेयर्स। ओके, परपेचुअल एग्जिस्टेंस मींस यहां पर यही कहा गया है कि अगर किसी भी पार्टनर का कोई भी मेंबर आता है जिसने शेयर्स खरीदे हैं, उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्व हो जाता है या कोई भी चेंजेस आते हैं इंसेंटिव वगैरह,
किसी भी मेंबर के अंदर, तो उसका कंपनी की लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, जब तक कि कोई भी उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीजर ना हो, तब तक हम कोई भी लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को खत्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, मीन्स शट डाउन किया जा सकता है। ओके, सो लिमिटेड लाइबिलिटीज की अगर बात की जाए, यहां पर जितने के शेयर कोई भी पर्सन खरीदेगा उतनी ही उसके ऊपर लाइबिलिटी आती है। तो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि जितनी भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर उसने बोट की है उसके द्वारा, और जितनी अमाउंट की उसने गारंटी दी है, तो उसी गारंटी के अकॉर्डिंग ही उसको शेयर्स ट्रांसफर किए जाएंगे और उसको लाइबिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, पब्लिक के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है शेयर्स को। बट जो प्राइवेट कंपनी होती है वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको शेयर्स को ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग। अब जब कोई भी कंपनी होती है उसके लिए एक ना कॉमन सील बनाई जाती है इसी के अंदर, जो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर राइट डाउन होते हैं, और उसकी अफिक्स्ड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उस कंपनी से रिलेटेड, जो उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया है या कुछ भी लगा लो, जितने के उसने शेयर्स खरीदे हैं, जितने की लायबिलिटी उसके पास आई है, वो कॉमन सील के द्वारा ही फिक्स की जाती है। उसके साथ उसके कुछ डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं और उस कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं। ओके, सो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, यहां पर कंपनी को मैनेज करना और उसके शेयर होल्डर को डिवाइड करना वो अलग अलग होता है। ओनरशिप अलग होती है, उसकी मेंबरशिप अलग होती है। ओके, सो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज इन द हैंड ऑफ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर नॉन इंडिविजुअली एज डायरेक्टर एंड कोलेक्टिवली एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां पर असाइन करते हैं या तो उस मेंबर को चूज किया जाएगा ओनरशिप के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए। ओनर तो उसका जो कंपनी होती है ना वही होता है, बस यहाँ पर जो कंट्रोलिंग वगैरह होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करता है, या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा सिलेक्ट कर दिया जाता है। ओके, ये थी इसकी फीचर्स। अब बात करते हैं मेरिट की। देखो, फीचर्स में ही कुछ इसकी मेरिट आ जाती है। फर्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। हमने बता दिया ना कि लायबिलिटी कब अराइज होती है, जब कोई भी पर्सन कितने शेयर खरीदता है, शेयर्स के अकॉर्डिंग ही उसको लायबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर उसको शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग ही उसकी जो लायबिलिटी होती है, रिस्क के अकॉर्डिंग ही उसकी लायबिलिटीज कम होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर कहा गया है कि इंटरेस्ट कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। भाई, जितने भी यहां पर शेयर्स इंक्रीज किए जाएंगे, इजीली उनको अट्रैक्टिव, जितना इन्वेस्ट करेगा ना पर्सन, पब्लिक जितना इन्वेस्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको शेयर्स इजीली ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, कि उसने कितने इन्वेस्ट किया और कितना जल्दी किया है, उसने अपनी लमसम अमाउंट कितनी पे की है उस टाइम पर। नेक्स्ट वन इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कि यहां पर कोई भी अगर मेंबर की डेथ हो जाते हैं, इंसेंटिव हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या कोई भी चेंजेस आते हैं मेंबरशिप के अकॉर्डिंग के अंदर, तो वहां पर कंपनी के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक या दो मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो वो कंपनी शट डाउन हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लिक्विडेट होती है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट प्रोविजंस। अगर कोई भी वो इलीगली काम कर देती है कंपनी, या कंपनी एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, दैट मीन उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कंपनी की लिक्विडिटी होती है, अदरवाइज नहीं। सो नेक्स्ट है स्कोप फॉर एक्सपेंशन। यहां पर कहा गया है कि एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ही ज्यादा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। कैसे, वो देखो, किसी भी कंपनी का एक्सपेंस यहां पर पॉसिबल होता है। क्यों ज्यादा स्कोप होते, क्योंकि भाई जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पब्लिक होती है, अगर हम उनको इजीली ट्रांसफर कर पाएंगे शेयर्स को अकॉर्डिंग टू देयर नीड, सो जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है हम उतना ही इजीली ट्रांसफर कर पाते हैं उनको शेयर्स। अगर ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर हाई रिटर्न के चांस ज्यादा होते हैं, इजीली ट्रांसफर के चांस ज्यादा होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर अमाउंट बहुत ही ज्यादा पब्लिक के द्वारा इन्वेस्ट की जाती है, इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स
who are ready to invest because limited liability, easy transferability and chance of high return. Okay, so next one is प्रोफेशनल मैनेजमेंट. प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर जो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं. उनकी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा होती है, जिनको नॉलेज होती है स्टॉक एक्सचेंज की. मीन्स स्टॉक के मतलब शेयर्स को किस तरीके से पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से उनको इशू करते हैं, कैसे अलॉट किया जाता है. तो यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड पर्सन ही जॉइंट स्टॉक कंपनी को चला सकता है, अदरवाइज हर कोई नहीं. ओके, सो नेक्स्ट देखो, ये थी इसकी मेरिट. अब बात करते हैं हम लिमिटेशंस. फर्स्ट वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज. मीन्स एक लिमिटेशन यहाँ पर यही होती है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज मीन्स अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो उनके अंदर लॉन्ग टाइम लग जाता है रजिस्ट्रेशन करवाने में. तो यहाँ पर अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, ये एक्सपेंसिव भी होगा, और जो जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको फुलफिल करना बहुत ही जरूरी होता है. इसीलिए कहा जाता है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक लिमिटेशन बन गई है. नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सिक्रेसी. भाई हमने क्या किया, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी ने अपनी कैपिटल को डिवाइड कर दिया शेयर को, फिर उसने पब्लिक के सामने रखा ना. ठीक है, तो हमने पब्लिक के सामने रखा कि हर कोई ऐसे तो इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा जब तक हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको ना दे पाए, तब तक तो नहीं कर पाएगा. तो हमें एनुअली अकाउंट की और उसकी रिपोर्ट्स उनके सामने भी पब्लिक करनी पड़ती है. तो इसीलिए जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उनमें सीक्रेट नहीं रह पाती चीजें, क्योंकि देखो हर कोई जो आउटर होते हैं, यूजर्स होते हैं कंपनी के, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बगैर वहां इन्वेस्ट नहीं कर पाते. ओके, सो एक लिमिटेशन ये भी निकल के आती है कि यहाँ पर सीक्रेसी की कमी होती है. थर्ड वन इज लैक ऑफ मोटिवेशन. भाई यहाँ पर जो ओनरशिप होती है और जो कंट्रोल होता है उनके बीच में डायरेक्ट लिंक अब्सेंट होता है. उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता, ना ही उनके एफर्ट को, उन्होंने जो अच्छा काम किया है उनका पता चलता है, ना ही उनको अगर कोई भी रिवॉर्ड वगैरह देना है कि अगर उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया है तो रिवॉर्ड नहीं दिया जाता. इसीलिए यहाँ पर जो पर्सनल अटैचमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है. तो मोटिवेट कहाँ से होगा. ठीक है, यहाँ पर कमी होती है पर्सनल इंटरेस्ट की और इंसेंटिव्स की, इसीलिए यहाँ पर लैक ऑफ मोटिवेशन भी एक इसकी लिमिटेशन आती है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज डिले इन डिसीजन मेकिंग. भाई यहाँ पर रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी की वजह से यहाँ पर क्विक डिसीजन लेने में परमिशन नहीं मिलती कि हम क्विकली डिसीजन ले लें कि हमने इस इन्वेस्टर को, मान लो कि किसी इन्वेस्टर ने हमें 1 लाख डिपॉजिट करवा दिया एट द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स. अब हम उसको शेयर्स कितने अलॉट करेंगे वो हम एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते. हमें पहले पूरी प्रोफाइल देखनी पड़ती है कि किस इन्वेस्टर ने कितना हमारे पास एप्लीकेशन भेजी है, उसको कितना अलॉट करना है. तो यहाँ पर इसीलिए जो डिसीजन लेने में वो डिले होता है, क्विक डिसीजन नहीं लिया जाता, और जो प्रमोट एक्शन होते हैं उनमें भी थोड़ा सा डिले हो जाता है. सो यहाँ पर जो पर्सनल इंटेंसिव्स होते हैं, इंटेंटिव हो जाते हैं, उनका स्कोप बहुत ही कम होता है. इसीलिए ये एक लिमिटेशन आती है कि यहाँ पर क्विकली डिसीजन नहीं लिया जा सकता. ओके, सो नेक्स्ट वन इज ओलिगार्किक मैनेजमेंट. मीन्स यहाँ पर जो कंट्रोलिंग होता है वो डेमोक्रेटिकल होता है. क्यों डेमोक्रेटिकली? क्योंकि इसका मतलब ये यहाँ पर यही होता है कि जो कंट्रोल होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो कुछ ही हाथों में होता है, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कुछ पीपल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं. तो यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं कि कौन सा शेयर होल्डर ज्यादा इंटरेस्टेड, मतलब कौन सा शेयर होल्डर ने कितनी कैपिटल लगाई है. ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा शेयर होल्डर ने इंटरेस्ट कितना है उसका कंपनी के अंदर. ओके, ना ही उनके बेनिफिट को देखा जाता है कि पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल इंटरेस्ट कितना है, बस यही देखा जाता है. बस हाँ, ये नहीं देखा जाता कि किसी भी पर्सन का इंटरेस्ट कितना हो, वो फ्यूचर के अंदर कितना हमारी कंपनी के अंदर टाइम देने वाला है, ये सब इग्नोर करके रखा जाता है. इसीलिए जो ये कमी इसकी यही आती है कि जो मैनेजमेंट होता है वो ओलिगार्किक होता है. ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ कंपनी. भाई टाइप ऑफ कंपनी हमने 2 ही कंपनी पढ़ी है इसके अंदर, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी होती क्या है और पब्लिक कंपनी क्या होती है. फर्स्ट वन इज इट हैज मिनिमम 2
एंड मैक्सिमम 50 मेंबर। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम तो 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 50, बट इन पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। जो पब्लिक कंपनी होती है वहां पर कम से कम तो 7 मेंबर जरूरी है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी इट कैन नॉट बी इनवाइट जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर एंड डिबेंचर्स। कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वहां पर पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जा सकता कि वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को उनके सामने इश्यू कर सके, कि पब्लिक उनके शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदे। बट जनरली इन पब्लिक कंपनी पब्लिक टू बाय इट्स शेयर एंड डिबेंचर्स, यहां पर पब्लिक कंपनी इनवाइट करके चलती है पब्लिक को कि आओ भाई हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। यहां पर अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 1956 कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं इनके लिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन तैयार की गई हैं कि आपको कितने शेयर्स इशू करने हैं और कितने नहीं। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, कि अपने शेयर को ये फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, कि ये अपने बिजनेस को कब स्टार्ट कर सकते हैं, जब अपनी कंपनी को ये इनकॉर्पोरेट करवा लेते हैं उसके बाद। बट इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहां पर इनको ना सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अपनी कमेंसमेंट का, अदरवाइज इनको रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता इन पब्लिक कंपनीज का और ये अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। It has to write private limited after its name like Tata Sons, Citibank, Hyundai Motors India। इनको अपने नाम के पीछे यूज करना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड, और इनको यूज करना पड़ता है अपनी कंपनी के पीछे नाम। अगर इनका ये देखेंगे, जैसे ये राइट डाउन कर सकते हैं ओनली लिमिटेड, क्या करते हैं ये अपने नाम के पीछे लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और यहां पर पीवीटी लिखना होता है इनको लिमिटेड, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, वेप्रो लिमिटेड, रेमंड्स लिमिटेड, ये गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं तो इनको लिमिटेड यूज करना पड़ता है। और जो प्राइवेट कंपनी होते हैं जैसे टाटा सन्स पीवीटी यूज करते हैं, सिटी बैंक पीवीटी, हुडई बैंक मोटर इंडिया ये पीवीटी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इन इट्स मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज 1 लाख। भाई जो प्राइवेट कंपनी होती है उनकी मिनिमम कैपिटल होती है 1 लाख, बट इन पब्लिक कंपनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज 5 लाख। भाई जो पब्लिक कंपनी होती है उनको मिनिमम 5 लाख कैपिटल की रिक्वायर होती है अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो ये थे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। आपको पता चल गया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर 2 कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, फर्स्ट वन इज प्राइवेट, सेकंड वन इज पब्लिक। ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।